जी बेटा, हमने कल कल भी बात की थी कि हम अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जेनेटिक रेगुलेशन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर होती है। बेसिकली हमारा यहाँ पर जो पढ़ने का मकसद है बेटा वो ये है कि जो जेनेटिक रेगुलेशन है वो डेवलपमेंटल लेवल पे हमने पढ़ ली। बट जेनेटिक रेगुलेशन एक और जगह पर भी हमने पढ़नी है, और वो कौन सी है? वो है सेल डिवीजन। ठीक है, अगर आप एक दफा बुक को देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो चंद एक डायग्राम्स वाज़ेह तौर पर सामने आएंगी, जिसमें आपके सामने जो है आपको पता लगेगा कि आपने दो तरह के जीन्स पढ़े थे जिनका बेसिकली ताल्लुक था आपके सेल डिवीजन के साथ। ठीक है, मैं अब वो दोनों जीन्स यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जो आप लोगों को इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन इसलिए दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हैं तीन चार ऐसे बच्चे जिन्होंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा। सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ दैट G1 एंड G2 रेगुलेशन। यहाँ से जो है वो हम उसकी रेगुलेशन के का ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि बच्चों को मुश्किल ना आए। अच्छा जी, देखिएगा, हम लोगों ने ये कहा था कि जब एक दफा एक सेल डिवाइड हो जाता है, जब एक दफा एक सेल डिवाइड हो चुका होता है, तो उसके बाद उस सेल की दो फेट्स होती हैं। एक फेट ये होती है कि उसमें से एक सेल जो है वो डिफरेंशिएशन की तरफ चला जाता है। ठीक है, और दूसरा सेल जो है वो अगला लाइफ साइकिल, अगला जो सेल डिवीजन साइकिल है वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है, जिसको हम किस फेज में कहते हैं? जिसको हम G1 फेज कहते हैं। ये जो G1 फेज है उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि सेल जब एक दफा G1 फेज से गुजर जाता है, देन इट प्रोसीड्स टू एस फेज। और ये जो एस फेज है ये भी बड़ा क्रिटिकल होता है, और इसमें भी जो डीएनए है उसको डुप्लीकेट किया जाता है। उसके बाद जो है वो सेल फिर गुजरता है G2 फेज से, और ये जो G2 फेज है इसमें भी बड़े ही इंपॉर्टेंट मराहिल है जो हमने आज पढ़ने हैं। देन द सेल गोज टूवर्ड्स द एम फेज, और ये जो एम फेज है ये सेल को डिवाइड करता है। ये बड़ी बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, यहाँ से एस फेज है, यहाँ G2 फेज है। दो ऐसे आपने फेजेस पढ़े थे इस पूरे सेल साइकिल के दौरान, या यूं कह लीजिए कि अगर इतने फेज को आप कहें, सॉरी एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक के फेज को आप कहें तो ये पूरा कौन सा फेज है आपका? ये आपका इंटरफेज है। ठीक है, इस इंटरफेज में जो दो इंपॉर्टेंट तरीन हमने ऐसे वो पढ़े थे, रीजन्स पढ़े थे, या ऐसे हमने जो है वो फेज पढ़े थे कि जिनका डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है? रेगुलेशन के साथ है। तो बेटा वो दो फेज बेसिकली थे, एक G1 फेज और एक G2 फेज। ठीक है, G1 फेज जो है इसमें हमने जो जीन पढ़े थे दोज वर एक्चुअली ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये वो जीन्स थे जो किसी भी सूरत ग्रोथ को रोकते हैं। ट्यूमर सप्रेसर ये ग्रोथ को रोकते हैं, और इनके दो तीन काम होते हैं। गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ खास किस्म के जीन्स की जो है वो वर्किंग बताने लगा हूँ। बहुत गौर से आपने मेरी बात जो है वो सुननी है। सबसे पहली बात ये है कि इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का क्या काम होता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन का सबसे पहला काम होता है डीएनए स्कैनिंग। डीएनए स्कैनिंग, इसकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो डीएनए स्कैनिंग करवाती हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम ये होता है कि इन्होंने दे सीज द ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन्स, ये ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन्स को सीज कर देते हैं। ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन्स को सीज करने का क्या मतलब है कि वो तमाम प्रोटीन्स जिन्होंने ट्रांसलेशन में या ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी, वो तमाम प्रोटीन्स जिन्होंने सेल डिवीजन करवानी है, उन प्रोटीन्स को क्या करवा दिया जाता है? उन प्रोटीन्स को टर्न ऑफ करवा दिया जाता है। फौरी तौर पर उनके मैसेंजर आरएनए बनना बंद करवा दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स वर्किंग करते हैं जिनके ऊपर। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो है वो एक और काम किया जाता है और वो ये है कि यहाँ से हम जो है वो सिग्नलिंग पाथवेज को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर एक दफा जो है वो नजर मारें अगर हम, तो मल्टी स्टेप मॉडल ऑफ कैंसर डेवलपमेंट, नहीं है नहीं, यहाँ पर जो है वो एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स प्रोटीन को, जी ये देखिए, सम ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स रिपेयर डैमेज डीएनए। ये कौन सा डैमेज डीएनए है? याद रखिए, मैंने आपको अभी क्या कहा है? मैंने आपको अभी कहा है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं ये G1 में काम कर रहे हैं। तो G1 से पिछला कौन सा फेज था? G1 से पिछला फेज था एस फेज।
इसका मतलब क्या है, ये बात बड़े क्लियरली बड़ी ही जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपके जहनों में होनी चाहिए कि इससे पिछला फेज जो है वो ऑब्वियसली कौन सा फेज था, वो एम फेज था। ये जो एम फेज है, इस एम फेज में अगर कोई डीएनए को डैमेज हुआ है, किसी भी किस्म का कोई डैमेज अगर डीएनए को हुआ है, तो वो जीवन में स्कैन किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आ जाइए, उसके बाद अदर ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन कंट्रोल द एडहेशन ऑफ सेल्स टू ईच अदर। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको पता है कैंसर सेल का एक बहुत बड़ा फीचर क्या बताया जाता है? कैंसर सेल का एक बहुत बड़ा फीचर ये बताया जाता है कि कैंसर सेल्स कभी भी आपस में एक दूसरे टिश्यू के दूसरे सेल्स के साथ कभी भी जुड़े हुए नहीं होते। इस हवाले से आप लोगों को एक चीज का नाम याद करना है जो हमने गालबन दूसरे या तीसरे चैप्टर में पढ़ी थी, और हमने ये कहा था कि ये सेल्स को जोड़ के रखती है। याद है कुछ? जी बेटा। सर सवाल रिपीट करें। मैं सवाल रिपीट करता हूँ। हमने कहा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सेल्स को टिश्यू में एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए खास किस्म के सेलुलर लिंक्स यूज होते हैं। उन सेलुलर लिंक्स का क्या नाम है? सर वो जो कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं वो भी होते हैं, उसके अलावा वो तो ईसीएम है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो तो ईसीएम है, वो भी है। उसके अलावा सर जंक्शन डेस्मोसोम्स, जंक्शंस, आप बहुत करीब पहुंच गए बेटा। वो लेकिन वो जो जंक्शंस हैं वो जाहिर सी बात है वो दूसरे जंक्शंस हैं, जिनको आप गैप जंक्शंस कहते हैं। गैप जंक्शंस का तो काम ही ट्रांसपोर्ट है। गैप जंक्शन का काम अटैचमेंट नहीं है उस तरह से, उनका काम ट्रांसपोर्ट है। ये डेस्मोसोम्स हैं जिनको हमने पढ़ा था कि वो खास किस्म के प्रोटीन फाइबर्स जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। अब आइए बात की तरफ, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ। कैंसर सेल्स की बहुत बड़ी निशानी ये बताई जाती है कि कैंसर सेल्स जो हैं वो अपने टिश्यू में जो सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो कैंसर सेल उससे डिटैच हो चुके होते हैं। कैंसर सेल एक दूसरे से अलग अपने बाकी सेल से अलहदा हो जाते हैं। आप क्या पार्ट 2 की बुक में एक बड़ी जबरदस्त लाइन लिखी हुई है, कैंसर सेल्स मूव अवे फ्रॉम द टिश्यू लेमिना। टिश्यू लेमिना क्या है? टिश्यू लेमिना वो बाउंड्री है जिसके अंदर कोई टिश्यू के सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो कैंसर सेल पहले अपने आप को सेल से अलग करते हैं, फिर जब वो मेलिग्नेंट बनने लगते हैं तो वो अब टिश्यू लेमिना यानी टिश्यू की जो बाउंड्री है उससे भी एग्जिट कर जाते हैं, तब उनके अंदर वो मेलिग्नेंसी आती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर गौर कीजिए मैंने क्या बात की कि इसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का दूसरा काम जो है वो यहाँ पर हमें पता लग गया। सॉरी, मैंने यहाँ क्या कहना था, यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है वो इसमें सेल, क्या क्या नाम था उसका, हाँ जी, एडहेशन, सेलुलर एडहेशन। तो बहुत सी ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स जो हैं वो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि सेलुलर एडहेशन हो, यानी वो सेल टिश्यू के अंदर अंदर मौजूद हो, टिश्यू से बाहर ना आ रहा हो। ठीक है, स्टिल अदर ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल सिग्नलिंग पाथवे दैट इनहिबिट सेल साइकिल। सेल सिग्नलिंग पाथवे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। सेल सिग्नलिंग पाथवे का क्या मतलब है? आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद है बेटा कि अगर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये एक जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो आपके पास इस जगह पर नीचे की तरफ यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर इस वक्त चल रही है डीएनए की स्कैनिंग। स्कैनिंग चल रही है कि भाई डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनका काम होता है कि वो सिग्नल देंगे कि भाई फौरी तौर पर क्या शुरू करवाओ, फौरी तौर पर जो है वो सेल डिवीजन शुरू करवाओ। अब ये जो सिग्नल होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब एक सिग्नल यहाँ पर आता है तो उसके बाद कुछ चेंजेस अंदर भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कहते हैं कि किसी भी जो ये सिग्नल प्रोटीन होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है जिसको आप एक्सट्रिंसिक कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक। उसके बाद एक होता है इंटरनल, वो पार्ट जिसको आप एम्बेडेड पार्ट कहते हैं, इसको आप इंटेग्रल पार्ट भी कहते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। और ये तीसरा पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं इंट्रिंसिक पार्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब कोई भी मॉलिक्यूल आकर इसके साथ अटैच होता है तो यहाँ पर चेंज आता है जिसको आप कहते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंज। कन्फॉर्मेशनल चेंज, ये जो कन्फॉर्मेशनल चेंज है, ये असल में जो चेंज होता है ये आगे उसके बाद मजीद चेंजेस इंड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन को एक्टिव करता है,
ठीक है, दूसरी प्रोटीन को एक्टिव करता है, तीसरी प्रोटीन को एक्टिव करता है, और अल्टीमेटली ये सिग्नल्स होते होते किधर पहुंचते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचते हैं, और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है सेल डिवीजन। तो बेसिकली यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं वो ये है कि इस पाथवे को, ये जो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, इनका काम ये होता है कि वो यहाँ पर किसी भी प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ताकि वो प्रोटीन सिग्नल ना पहुंचा सके, किस काम के लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो ये शुरू शुरू में बहुत ध्यान से जो है वो ये सब कुछ रखा जाता है कि जब तक डीएनए स्कैन नहीं होगा, उसके बाद अब इस बात का आपने जवाब देना है। जी बेटा, जब डीएनए डैमेज इररिपेयरेबल होता है, यानी जब डीएनए का डैमेज इररिपेयरेबल हो गया, अब उसको रिपेयर नहीं कर सकते, तो उसके बाद अब क्या होगा, अब उसको कहाँ लेकर जाया जाएगा? सर एपोप्टोसिस होगी ना। जी, उसकी एपोप्टोसिस स्टार्ट करवा दी जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब एक दफा डीएनए का डैमेज को स्कैन किया गया, ठीक है, यहाँ पर जो जीन्स इन्वॉल्व हैं उनको हम कहते हैं P53 जीन्स। अब आप लोगों को याद आ जाना चाहिए, जब हमने सेल डिवीजन पढ़ी थी तो G1 फेज में बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ जीन्स है जिनको आप P53 जीन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोटीन होती है वो 53,000 डाल्टन की होती है। डाल्टन क्या होता है बेटा? सर डाल्टन यूनिट है ना। किसका? सर ये एटॉमिक मास यूनिट, लाइक ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो भी मतलब। मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूल का वेट मेजर करने के लिए आप डाल्टन यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आप जब ये जो मॉलिक्यूलर वेट है 53,000 डाल्टन की जो प्रोटीन्स हैं, उसका जीन जो है वो आप P53 जीन, और ये बात भी रिवील हो चुकी है कि इट इज अ फैमिली ऑफ अ जीन, इट इज नॉट अ सिंगल जीन, इट इज फैमिली ऑफ अ जीन ऑफ द जीन्स। और इनके काम ये आपके सामने हैं, तीन तीन चार चार तरह के ये काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि आया इस सेल को डिवीजन की तरफ जाने देना है या नहीं। नाउ कंसिडर, इनमें से कोई एक जीन म्यूटेट कर जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? सर अगर P53 जीन है, वो अगर एपोप्टोसिस नहीं कराएगा तो। तो नहीं, ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो एपोप्टोसिस करवाता है सर। जी जी और ठीक है। अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो जाहिर बात है सर, कैंसरस डीएनए डैमेज होगा, तो डायरेक्टली कैंसरस मतलब फिर सेल्स बन जाएंगे ना, तो कैंसर काज होगा अगर एपोप्टोसिस भी नहीं जाएगा तो। और कोई बात बेटा, और कोई बात किसी की तरफ से? बेटा सबसे पहली बात पता क्या है, आपकी बात आधी ठीक है, कंप्लीट मैं कर देता हूँ। सबसे प्राइमरीली जो चीज यहाँ पर चेक की जा रही है ना, वो ये चेक की जा रही है कि डीएनए का डैमेज है या नहीं। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब एक दफा एक सेल की स्कैनिंग फेल हो जाती है, तो उसके बाद वो म्यूटेशन परमानेंट होती है। वो म्यूटेशन परमानेंट होती है, किस लिहाज से परमानेंट होती है? वो म्यूटेशन इस लिहाज से परमानेंट होती है कि अब उसको म्यूटेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, अब वो जो डीएनए डैमेज है वो मुस्तकिल आगे चलेगा। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो म्यूटेशन लीथल ना भी हो। लेकिन अगर वो म्यूटेशन, अब आइए असल बात के ऊपर, जिस हवाले से हम आज बात कर रहे हैं, अगर वो म्यूटेशन किसमें है, P53 जीन में ही मौजूद है, अगर वो म्यूटेशन P53 जीन में है, या आप डीएनए स्कैनिंग नहीं कर सक रहे, या आप ग्रोथ फैक्टर्स को नहीं रोक सक रहे, या आप सेलुलर एडहेशन पर वर्किंग नहीं कर सक रहे, P53 जीन में अगर वो प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो P53 जीन जो है वो उस टाइम पे ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर सकेगा। ट्यूमर को सप्रेस जब वो नहीं करेगा, तो इट वुड सर्टेनली मीन कि अब यहाँ पर आपके सेल के लिए कोई बचाव नहीं है। अगर पीछे से डीएनए ठीक आ रहा है और आगे डिवाइड हो गया, खैर है, लेकिन अगर सेल डिवीजन के दौरान कोई डीएनए डैमेज आता है और वो डैमेज अगले सेल्स में चला जाता है, और वो डैमेज P53 जीन्स में है, तो अब वो कभी नहीं रुक सकता। वो तमाम के तमाम जो म्यूटेटेड जीन होंगे वो अगली नस्लों में भी जाएंगे, और अगली नस्लों में एम फेज कंप्लीट होने के बाद स्कैन करने के लिए कोई जीन मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इस दफा जो म्यूटेशन आई है वो आपके बेसिक उस जीन में आई है जो आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन था, यानी P53। अब उसमें जो आई है म्यूटेशन, वो अब आपको जो है वो
वो अब आपके साथ जो है वो करने वाली है बहुत बुरा। P53 की म्यूटेशंस आती कैसे हैं? दो तीन तरह से जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है कि दो तीन तरह से P53 की म्यूटेशंस आती हैं। नंबर 1 म्यूटेशन आ सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग ऑफ द जीन। जो जीन है वो डीएनए में कहीं और जो है वो शिफ्ट हो जाए, शिफ्टिंग ऑफ द P53 जीन विद इन द डीएनए। अब ये कैसे पॉसिबल है? P53 जीन कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। ये दो लिहाज से पॉसिबल। एक तो नंबर 1, आपके ट्रांसपोजोन हरकत में आ जाए, जो कि आम तौर पे ये जो हमने पहले ये बात तय की हुई है कि हमारे जो ट्रांसपोजोन्स हैं उनको कंट्रोल में रखा जाता है नॉन कोडिंग आरएनएज के जरिए। हमारे जो ट्रांसपोजोन्स हैं वो काबू में रखा जाता है। या तो ये हरकत कर सकते हैं ट्रांसपोजोन, वरना ये हरकत किसमें हो सकती है? ये हरकत हो सकती है ड्यूरिंग माइटोसिस। किसी भी वजह से ये जो जीन है ये क्या कर जाता है, ये जो एक P53 जीन है ये ट्रांसलोकेट कर जाता है। तो आपने पढ़े थे ना प्रॉब्लम, वो जो क्रोमोसोमल एबरेशंस थी उनमें आपने पढ़े थे कि क्रोमोसोम के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, जीन शिफ्ट हो सकते हैं, जीन डबल हो सकते हैं, जीन इन्वर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब वो ट्रांसलोकेट कर जाता है। और ट्रांसलोकेशन में जो प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि इट इज ट्रांसलोकेटेड टू एन एक्टिव, ए फॉरएवर एक्टिव प्रोमोटर, ट्रांसलोकेटेड टू फॉरएवर, सॉरी, फॉरएवर स्विच्ड ऑफ प्रोमोटर। ऐसे प्रोमोटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है जो मुस्तकिल क्या रहता है, मुस्तकिल ऑफ रहता है। अब आप सोचिए कि अगर इसको इस तरह से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, अगर इसको इस तरह से अपनी जगह से मूव कर दिया जाए कि ये ऐसे प्रोमोटर के साथ जाके अटैच हो जाए जो फॉरएवर टर्न ऑफ रहता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि P53 उस जो सेल है उसको रोक नहीं सकेगा। क्या करने के लिए? वो उसको स्कैनिंग के लिए रोक नहीं सकेगा। अब P53 के हवाले से एक और बात सुनिएगा बेटा। P53 प्रोटीन जो है उसके हवाले से, ये P53 प्रोटीन जो है बेसिकली काउंट होती है एज एन एक्टिवेटर। ये एक एक्टिवेटर के तौर पे काउंट होती है, यानी कि ये डिफरेंट किस्म के कंट्रोल एलिमेंट्स से वर्किंग कर सकती है। अब कंट्रोल एलिमेंट्स का आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो किसी भी जीन से अपस्ट्रीम मौजूद होते हैं, प्रोक्सिमल भी हो सकते हैं, डिस्टल भी हो सकते हैं। तो ये एक्टिवेटर प्रोटीन शुमार होती है P53 प्रोटीन, यानी बहुत से जीन्स की वर्किंग को एनहेंस करने के लिए। एक्टिवेटर जो है वो आमतौर पर किसके ऊपर वर्किंग करते हैं? याद होगा आप लोगों को, एक्टिवेटर्स आमतौर पर एनहेंसर्स के ऊपर वर्किंग करते हैं। तो जो एनहेंसर्स के ऊपर वर्किंग करने वाले एक्टिवेटर्स होते हैं, वो एक्टिवेटर्स असल में अगर म्यूटेट कर जाते हैं तो इसका मतलब है उनकी वर्किंग जो है वो स्टॉप हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो एक पर्टिकुलर जीन P53 अगर किसी परमानेंटली स्विच्ड ऑफ प्रोमोटर के साथ जाकर अटैच हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी वर्किंग नहीं कर सकेगा, वो एक्टिवेटर नहीं बना सकेगा। एक्टिवेटर नहीं बनाएगा तो इसका मतलब है कि बाकी प्रोटीन जो उस टाइम पर उस सारे सेल को डिवाइड होने से रोक रही थी, वो सब प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगी। और उस टाइम पर फिर क्या होगा कि सेल एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देगा, विच वुड बी लीडिंग टू कैंसर। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये इन्होंने पास बताया वो, ये देखिए, ये रास का है और ये P53 का। ये देखिए, वो कहता है कि जी P53 फॉर एग्जांपल किसी वजह से म्यूटेशन आती है यूवी लाइट की वजह से। ठीक है, अब ये एक म्यूटेशन आई है, यहाँ से क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो स्कैन करके बताते हैं कि भाई म्यूटेशन मौजूद है, म्यूटेशन मौजूद है। ये सबसे पहले तो P53 जो है वो स्कैनिंग करवाता है और P53 को आगे बताया जाता है कि भाई यहाँ पर म्यूटेशन मौजूद है। ये P53 क्या करता है, फौरी तौर पर ऐसे फैक्टर्स की ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है जो क्या करेंगे, जो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देंगे और किस तरफ ले जाएंगे, ये फौरी तौर पर अपोप्टोसिस की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, यानी ये नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर तो जो है वो ये पता लग जाता है कि जी जो डीएनए जो है वो डैमेज है
और P53 सेल को रोकने में कामयाब हो जाता है, इसका मतलब है आप कामयाब हो जाएंगे एपोप्टोसिस में, और एंड देयर विल बी नो कैंसर। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि कैंसर होगा अगर डैमेज फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन अगर यूवी लाइट आती है और यूवी लाइट डीएनए को डैमेज करती है और आपका प्रोटीन काइनेज या एंजाइम P53 को बताते भी हैं, P53 को इस बात का सिग्नल मिल जाता है कि ये डीएनए डैमेज्ड है, उसके बावजूद P53 जो है वो काम नहीं करता, यानी ट्यूमर सप्रेशन नहीं होती। यहाँ पर क्या होगा? नो ट्यूमर सप्रेशन। जब ट्यूमर सप्रेशन नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो सेल है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होगा और उसके बाद ये डिवाइड होता चला जाएगा। आपके जहनों में ये सवाल क्रिएट हो सकता है कि अगर G1 फेज जो है वो क्रॉस हो गया है तो कोई बात नहीं, G2 फेज तो है बेटा, हमेशा याद रखिएगा सबसे वाइटल फेज जो हमारी डिफेक्टेड सेल डिवीजन को रोक सकता है वो G1 है। कहा यह जाता है, और इवन ये आपकी जो चैप्टर है सेल डिवीजन वाला उसमें भी लिखा हुआ है, माइटोसिस वाले चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट फेज जिससे निकल जाने के बाद कोई भी सेल ट्यूमर काउंट हो सकता है वो G1 है। और अगर G1 में P53 जीन म्यूटेट हो जाते हैं जो कि सेल को रोक रहे थे, देन इट वुड बी लीडिंग टू कैंसर, अल्टीमेटली इट वुड बी लीडिंग टू कैंसर। ठीक है, और ये जो है वो प्रॉब्लम है P53 जीन के साथ। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। सर तो डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो तो एस फेज में हो रहा है ना, तो जी फिर G2 मतलब फेज में तो एक्टिव होना चाहिए, तो मतलब यहाँ कोई प्रॉब्लम है, इशू है डीएनए के अंदर। ये तो फिर अब हमने तो पढ़ा था कि माइटोसिस में अगर डीएनए के अंदर डैमेज आ गया तो वो G1 फेज में वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। P53 ये जो है ये इनको सही कर देंगे। अगर हाँ बिल्कुल। एक रेप्लिकेशन हो रही है, रेप्लिकेशन के अंदर ही कोई मतलब हो रहा है, तो फिर G2 फेज में क्या होगा? हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप जिस कंडीशन को याद कर रही है वो एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जब एक दफा डीएनए डैमेज फाइंड आउट हो गया और पता ये लगा कि डीएनए डैमेज ठीक हो सकता है, तो उसको ठीक करके G1 फेज से निकाल दिया जाए। दूसरा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर वो इररिपेयरेबल डैमेज है, इतना बड़ा डैमेज है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, तो वहीं पर शट डाउन करके सेल को अपोप्टोस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। आपका तीसरा सवाल ये बन रहा था, तीसरी जो आपने बात पूछी वो ये थी कि हमने तो ये पढ़ा था कि एस फेज में डुप्लीकेशन होती है तो G2 में स्कैनिंग होनी चाहिए, G1 में क्यों हो रही है? बेटा, सबसे वाइटल चीज जो पूरे सेल में है जिसका ताल्लुक कैंसर से है वो डीएनए है। जब एक दफा एक पूरा सेल डिवाइड हो जाता है तो इस बात को देखा जाता है कि G2 से निकल जाने के बाद डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं आया। डीएनए में वो डैमेज कहाँ पॉसिबल है? जब आप एनाफेज में दो क्रोमोसोम्स को अलहदा कर रहे हैं, वहां पर डीएनए डैमेज पॉसिबल है। मेटाफेज और उसके बाद एनाफेज में दोनों क्रोमोसोम्स को अलहदा कर रहे हैं, तो उस वक्त डीएनए डैमेज पॉसिबल है, और ये डैमेज परमानेंट हो सकता है अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने G1 में स्कैनिंग ना की। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो डैमेज परमानेंट हो सकता है। तो इसलिए उस सारे माइटोसिस के, आप यूं कह लीजिए कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत ही लापरवाह किस्म का प्रोसेस, ठीक है, उसका कोई एतबार नहीं किया जा सकता। तो जब एक दफा माइटोसिस गुजर जाएगी, उसके बाद G1 दोबारा से उसको स्कैन करेगा, उसको ओके का सिग्नल देगा और फिर आगे जो है वो प्रोसीड करेगा, अगर डीएनए इस हालत में हुआ तो। ठीक है सर, समझ गए। मतलब रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग भी तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं ना, तो वो देख रहे होते हैं कि कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, जैसे जी डीएनए पॉलीमरेज चेक करता रहता है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पॉलीमरेज 1 और 2 दोनों। जी बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है वो एक और जीन का बताया गया है, एक और स्टेज का बताया गया है, विच इज G2 फेज। ठीक है, अब G2 फेज जो है, इसमें जो जीन्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये वो जीन्स होते हैं जिनका काम ग्रोथ को प्रोमोट करना होता है। ये ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, ये ग्रोथ की फेवर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटो ऑन्को इसलिए कहलाते हैं कि अगर इनमें म्यूटेशन हो जाती है तो ये सीधा सीधा कैंसर की तरफ लेकर जाते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि अनकंट्रोल ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि इनका पहले ही काम ग्रोथ को करवाना है ना। इनका पहले ही ये काम है कि ये ग्रोथ को प्रमोट करवाएं, ये ग्रोथ की फेवर में होते हैं। ठीक है, तो इसका इसलिए इनको आप जो है वो क्या कहते हैं, प्रोटोन को कहते हैं। ठीक है, अब इनमें जो जीन आपने जो है वो पढ़ा हुआ है इससे पहले, वो है रास जीन, RAS। ठीक है, RA जो है वो रैट से लिया गया है, और S जो है वो असल में सार्कोमा, ये उसका
रैट का कोई कैंसर था, वहां से ये नेम जो है वो लिया गया है। ये देखिएगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है, इसमें आपको रास जीन मिलेगा, प्रोटो ऑन्कोजीन, पॉइंट म्यूटेशन। हाँ, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स के हवाले से एक दो बातें जो है वो भी हम करेंगे। ओहो, किधर चला गया? तो ये 12वें और सॉरी 10वें और 11वें एडिशन में फर्क कितना है ना। खैर छोड़े। तो अब ये जो रास जीन है ये असल में क्या करता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि रास जीन का फंक्शन क्या होता है। अगर आप वापस जो है वो आते हैं इस डायग्राम के ऊपर, तो बेटा ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये वाले, ये जितने सिग्नल्स हैं, बेसिकली ये जितने सिग्नल्स हैं, ये वाले सिग्नल्स प्लस ये रिसेप्टर, ये किसने बनाए हैं? ये रास फैमिली ने बनाए हैं। यानी वो फैमिली जो प्रोटोन को, जो ग्रोथ को प्रमोट करती है, जो ग्रोथ की फेवर में काम करती है, ये तमाम रिसेप्टर इस रास जीन फैमिली ने बनाए हैं। यानी कि ये हर लिहाज से किसके लिए काम कर रहे हैं कि जैसे ही सिग्नल आए तो फौरी तौर पर ग्रोथ को प्रमोट करवा दिया जाए, ग्रोथ इनिशिएट करवा दी जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली ये ग्रोथ की फेवर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रास जीन है उसके हवाले से जब आप जो है वो बात सुनेंगी कि रास जीन जो है वो क्या है, वो एक ऐसी जो है वो प्रोटीन है जिसके बारे में आप कहेंगे कि ये प्रोटीन फैक्टर्स बनाते हैं। ये एक ऐसा जीन है जो प्रोटीन फैक्टर्स बनाता है। प्रोटीन फैक्टर्स, किस तरह के प्रोटीन फैक्टर्स? फॉर एग्जांपल, ये ऐसे प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जो कास्केड के लिए काम करते हैं। कास्केड क्या होता है? डोमिनो इफेक्ट जिसको कहते हैं, कि एक स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप हुआ, फिर तीसरा स्टेप हुआ, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये स्टेप्स हुए और आखिरकार वो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें ये 5 तरह की प्रोटीन्स बन रही हैं, ये रास जीन का काम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर फॉर द सिग्नल, वो जो बाहर से सिग्नल आना है, वो रिसेप्टर बनाना भी किसका काम है? रास जीन का काम है, ठीक है। अब ये जो आरएस जीन है ये दो तीन तरह से म्यूटेट हो सकता है। म्यूटेशंस, जो पॉसिबल म्यूटेशंस हैं, वो दो तीन तरह से हो सकती हैं। एक ये कि जीन, नंबर ऑफ जीन जो है वो एम्पलीफाई हो जाए, जीन एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब होगा बच्चे, जल्दी से बताइएगा। सर उसकी बार बार एप्लीकेशन होना। जीन एम्पलीफिकेशन का मतलब ज्यादा रेप्लिकेशन होने से के बजाय क्या होगा कि इस ये जीन डुप्लीकेट हो जाएगा, ये जीन डुप्लीकेट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कि ये जीन अगर डुप्लीकेट हो गया है, तो इस जीन के डुप्लीकेट होने का मतलब ये होगा कि ये जीन ट्वाइस वर्किंग शुरू कर देगा। क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि खास तौर पर जब होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स मौजूद होते हैं, तो उस केस में भी आपने पढ़ा हुआ है कि दोनों एलील्स प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जब ये एक जीन है, जब ये एक जीन है और इसको आप एम्पलीफाई कर देंगे, ट्वाइस या थ्राइस टाइम आप इसको एम्पलीफाई कर देंगे, तो ये क्या करेगा? ये अपने ओरिजिनल डिमांड से कहीं ज्यादा प्रोटो ऑन्को प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा, यानी ग्रोथ फैक्टर्स ज्यादा बनाना शुरू कर देगा। और जब ग्रोथ फैक्टर ज्यादा बनाना शुरू कर देगा तो P53 जीन इसको रोकने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो इसको रोक नहीं सकेगा। क्यों नहीं रोक सकेगा? उसकी वजह यह है कि जो P53 जीन है उसकी जो प्रोटीन बन रही है वो बन रही है एक लमसम लिमिटेड सी अमाउंट में बन रही। लिमिटेड सी अमाउंट से मुराद ये है कि वो एक ही जीन है। ह्यूमन में P53 जीन के जो क्लस्टर होते हैं ना, वो एक ही क्लस्टर होता है और वो बड़ी महदूद सी अमाउंट बनाता है प्रोटीन की। फर्ज करें कि अगर एक रास जीन है जो ग्रोथ फैक्टर्स बना रहा है, उस वो ज्यादा हो जाए तादाद में। जब वो ग्रोथ फैक्टर्स ज्यादा हो जाएंगे तादाद में, तो वो जो प्रोटीन इनहिबिट कर रही थी इनको, वो कम पड़ जाएगी। जब प्रोटीन जो इनको इनहिबिट कर रही थी वो कम पड़ जाएगी, तो इसका अल्टीमेट मतलब ये होगा कि बाकी ग्रोथ फैक्टर्स ग्रोथ को बढ़ा देंगे, वो ग्रोथ को बढ़ावा देंगे कि चलो भाई आगे फॉरवर्ड हो, आगे चलो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि अगर आप जो है वो एम्पलीफाई कर दिया जीन को, जैसे यहाँ पर डायग्राम भी बनी हुई है, ये देखिए एम्पलीफिकेशन। एक जीन था, आपको एक जीन रिक्वायर था, एक दो तीन जीन टोटल, ट्वाइस मच टाइम जो है ये एक जीन बन गया, इसकी एम्पलीफिकेशन हो गई। इसका मतलब है प्रोटीन ज्यादा बनना शुरू हो गई। आपको पहले एक प्रोटीन चाहिए थी, एक जीन से एक प्रोटीन चाहिए थी, अब उसकी प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो गई है, यानी कि अब वो कैंसर सेल जो है वो अब काबू में नहीं आएगा। दूसरा इसका जो है वो म्यूटेशन का तरीकाकार क्या होता है? इसका म्यूटेशन का तरीकाकार ये होता है कि ये जो जीन है
कौन सा रास जीन, इसको ट्रांसलोकेट कर दिया जाए कहाँ, ट्रांसलोकेटेड टू एन एक्टिव प्रोमोटर, एक्टिव प्रोमोटर पे इसको ट्रांसलोकेट कर दिया जाए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब इसको एक्टिव प्रोमोटर पे ट्रांसलोकेट किया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा। एक एक्टिव प्रोमोटर है जो मुस्तकिल एक्टिवेटेड है, मुस्तकिल जो है वो प्रोटीन बनाने की कमांड, ये वही बात है जो आपने पीछे की है कि किसी भी जीन को क्या कर दिया जाए, ट्रांसलोकेट कर दिया जाए। तो अगर आपने P53 जीन को ट्रांसलोकेट किया ऐसे प्रोमोटर पे कि जो बिल्कुल ही स्टॉप कर देता है, तो P53 जीन भी अपनी प्रोटीन नहीं बनाएगा। अगर आप रास जीन को किसी ऐसे प्रोमोटर तक भेज देते हैं जो बगैर कमांड के स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोटीन बनाए जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो प्रोमोटर है वो अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ रास प्रोटीन बनवाएगा, अनकंट्रोल प्रोडक्शन, और वो अनकंट्रोल प्रोडक्शन जो है वो कैंसर की तरफ लेकर जाएगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी इसकी क्या जो है वो सिचुएशन है, वो ये है कि इसके कंट्रोल एलिमेंट में कोई पॉइंट म्यूटेशन आ जाए। कंट्रोल एलिमेंट में पॉइंट म्यूटेशन आएगी तो क्या होगा, मतलब इसका कि फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल एलिमेंट है जिसको आप कहते हैं कि सबसे पहले तो आप कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन इन कंट्रोल एलिमेंट। अब कंट्रोल एलिमेंट का आपको पता है कि ये बेसिकली एनहेंस करते हैं स्पीड को, ठीक है, सीई कह देता हूँ, पॉइंट म्यूटेशन इन कंट्रोल एलिमेंट सीई। ठीक है, अब ये अगर कंट्रोल एलिमेंट जो है वो प्रॉक्सिमल वाला है और इसका काम जो है वो क्या करना है, इसका काम है एनहेंस करना, किसी भी प्रोटीन के किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को एनहेंस करना इनका काम है। तो क्या होगा कि अगर कंट्रोल एलिमेंट में पॉइंट म्यूटेशन आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो कंट्रोल एलिमेंट क्या कर देगा, वो कंट्रोल एलिमेंट म्यूटेशन की वजह से उस एक खास प्रोटीन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देगा, उस एक पर्टिकुलर प्रोटीन के एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, इतना स्पीड अप कर देगा जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो कैंसर की तरफ ले जाएगा। यानी डेफिनेट मीनिंग अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि जो P53 और RAS जीन्स हैं इनमें किसी भी किस्म की म्यूटेशन जो है वो हमें किस तरफ ले जा सकती है, कैंसर की तरफ ले जा सकती है। जी बेटा। सर जब ये पॉइंट म्यूटेशन होती है, यानी कि अगर क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक जीन क्रोमोसोम का कोई पोर्शन दूसरे पे चला जाता है, तो एक जीन के तो दो एलील्स होते हैं ना, तो अगर जैसे एक पोर्शन एक क्रोमोसोम से दूसरे, नहीं ठीक है कुछ नहीं, वो तो असल में उसके ऊपर जा रहा है ना बेटा, एक्टिव प्रोमोटर पे जा रहा है ना, वो बेशक एलील दूसरा हो भी, वो एक्टिव प्रोमोटर पे जा रहा है। तो सर वो तो जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होती है ना, तो जो वो जीन अगर जीन का कोई पोर्शन दूसरे क्रोमोसोम पे गया है तो वो जीन तो उस क्रोमोसोम पे भी तो होगा ना। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर अगर फिर इफेक्ट तो अजीब सा हो जाएगा उस क्रोमोसोम का प्रोडक्ट, क्योंकि अगर रिसेसिव मतलब फिर तो दो जीन्स आ जाएंगे ना, एक मतलब क्या कहूँ, नहीं वो नॉन एलीलिक हो जाएंगे बेटे, नॉन एलीलिक हो जाएंगे, वो नॉन एलीलिक हो जाएंगे। यानी अगर एक जगह से आपने एक जीन उठा के किसी और जगह पर रख दिया है ना, तो पहले तो वो सेम एलील पे थे, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे, उनके सेम एलील पे वो दोनों के दोनों मौजूद थे, तो उनको आप कहेंगे वो होमो एलीलिक है, एक ही एलील पर मौजूद है। सॉरी, उनका लोकस नॉन, हाँ जी लोकस, उनका लोकस एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम लोकस पे थे, उनका लोकस है। अब अगर वो ट्रांसलोकेट हो जाता है तो बेसिकली उनका लोकस एक्सचेंज होगा, तो लोकस एक्सचेंज होना भी गलत है, क्योंकि अगर वो किसी प्रोमोटर पे ऐसे प्रोमोटर पे चला जाता है जो कि उसको मजीद एनहेंस कर देता है तो वो भी गलत है। अगर वो किसी ऐसे प्रोमोटर पे चला जाता है जो उसको बिल्कुल रोक देता है, वो कैंसर तो नहीं करेगा लेकिन वो भी गलत है। और सर देखें वो दो जीन्स मतलब जो एक ट्रांसलोकेट होकर दूसरे पे आए, वो उनका फंक्शन सेम है, लेकिन वो दोनों अलग अलग जीन्स कहलाएंगे ना, और उनमें से में भी एक अलील जो है वो डोमिनेंट हो, दूसरा वाला रिसेसिव हो, तो फिर काम तो डोमिनेंट वाला ही करेगा। ये बात है जो अब मैं करने लगा था कि बेसिकली ऐसा हो सकता है कि, और आपको ये बात मैं बताता हूँ कि अगर आप प्रोटोऑन्को जीन्स में म्यूटेशन लाए ना, प्रोटोऑन्को जीन्स को, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर आप एक जीन है जिसको आप कहते हैं प्रोटोऑन्को जीन, ठीक है, प्रोटोऑन्को जीन की एक फॉर्म होती है रिसेसिव, रिसेसिव फॉर्म जो है वो रिसेसिव फॉर्म
प्रोटीन नहीं बना रही, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, या आप यूं कह लीजिए कि अगर ये प्रोटीन बनाएगी भी तो वो क्या होगी, वो फॉल्टी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटोऑन्कोजीन है ये रिसेसिव फॉर्म में कैंसर कॉज नहीं करता, नॉन कैंसर कॉजिंग। जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो रिसेसिव फॉर्म में कैंसर कॉज नहीं करता, बल्कि प्रोटोऑन्कोजीन को इस तरह म्यूटेट कर दिया जाए कि वो ऑन्कोजीन बन जाए, तो आप यकीन करेंगे मेरी बात के ऊपर, ये क्या हो जाता है, ये प्रोटोऑन्को से भी ज्यादा क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। इसका मतलब है इस एक जीन में आप 3 केसेस देखेंगे। एक है नॉर्मल डोमिनेंस, वो डोमिनेंस जिसमें ये अपनी प्रोटीन बना रहा है। दूसरा वो जो रिसेसिव है, जिसमें ये अपनी प्रोटीन बना रहा है बट वो फॉल्टी है, या यूं कह लीजिए कि यूजलेस है। तीसरा केस जिसमें ये ओवर एक्सप्रेशन दे रहा है, वो ऑन्कोजीन है। वो प्रोटो ऑन्को से ऑन्को हो जाएगा, और ऑन्कोजीन जो है वो प्रोटो ऑन्को की निस्बत डोमिनेंट है। तो ये अब आप यहाँ पर सर वो देख लीजिए। जी बोलिएगा सर। सर वो तो म्यूटेशन की वजह से ऑन्कोजीन बन जाएगा ना, प्रोटो ऑन्कोजीन का वो, अगर भले डोमिनेंट भी तो हो भले रिसेसिव हो। सर अगर रिसेसिव के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो? रिसेसिव के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाती है तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिसेसिव है और वो प्रोटीन बना रहा है, लेकिन वो प्रोटीन प्रॉपर रिसेप्टर नहीं है अगर, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, वो प्रॉपर रिसेप्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ, आप लोगों ने रिसेप्टर पढ़े थे, यहाँ पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक रिसेप्टर होते हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। एक रिसेप्टर होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, जिनको आप साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कहते हैं, और एक रिसेप्टर होते हैं जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इनको आप न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कहते हैं। अब अगर फर्ज करें कि ये रिसेप्टर जो है ये बना हुआ है रास से, रास जीन की फैमिली से, अगर ये रिसेप्टर जो है ये खराब हो जाता है, फॉर एग्जांपल इस रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ रही है, इस रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ रही है और ये रिसेप्टर जो है ये अपनी वर्किंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ये रिसेसिव हो गया, यानी कि ये प्रोटीन बन रही है बट ये यूजलेस है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटोऑन्को है वो बेसिकली क्या है, वो उस एक जीन के, उस एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर की गड़बड़ नहीं है, वो उस प्रोटीन के एक्सप्रेशन की गड़बड़ है। समझ रहे मेरी बात? ऑन्को, प्रोटो ऑन्को का ऑन्को बन जाना उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन फॉल्टी हो रही है, उसका मतलब ये है कि या उसके कंट्रोल एलिमेंट्स में मसला आ रहा है जो उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, या वो जीन एम्पलीफाई हो रहा है जो उसकी स्पीड फिर से, उसकी अमाउंट को फिर से डबल कर देगा, या फिर उसके कंट्रोल एलिमेंट में कोई ऐसी म्यूटेशन आ रही है जो उसके इफेक्ट को इन्हांस कर देगी। ओवरऑल आपको क्या पता लगा कि बेसिकली प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा हो जाना किसी भी प्रोटो ऑन्को को क्या बना देता है, ऑन्को बना देता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो जाना उसको रिसेसिव बना देगा। समझ में आई बात? सर तीसरी लाइन जो आपने कही थी ना वो समझ नहीं आई। प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो जाना उस प्रोटीन को रिसेसिव बना देगा, यानी वो प्रोटीन फॉल्टी या यूजलेस काउंट होगी, उस प्रोटीन का कोई फायदा नहीं है। सर वो नहीं, आपने एक और बात कही थी, 2 पॉइंट का है फिर तीसरा पॉइंट का, मतलब इस पॉइंट से पहले आपने तीसरा पॉइंट कहा था। मैंने आपको कहा था कि अगर प्रोटीन की अमाउंट एक कंट्रोल्ड बन रही है, मतलब ये कि कंट्रोल्ड अमाउंट है, आपको जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही बन रही है, देन इट इज ओके, फाइन, डन। दूसरा जो बात आपको समझ आई पहले वो बोलूंगा मैं। दूसरा केस, प्रोटीन यूजलेस बन रही है, कोई फायदा नहीं। तीसरा, प्रोटीन बिल्कुल ठीक बन रही है, लेकिन जो प्रोटीन की रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गई। ऐसी सूरत में वो जो प्रोटीन होगी वो कैंसर कॉज करेगी, क्योंकि अब उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कोई म्यूटेशन नहीं आई, बल्कि उसके जो उसके प्रोटीन की अमाउंट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर थे उनमें गड़बड़ आई है। यानी या तो जीन एम्पलीफाई हो गया है, या कंट्रोल एलिमेंट्स में कोई गड़बड़ आई है, या वो जीन ट्रांसलोकेट हो गया है किसी एक्टिव प्रोमोटर पे। तीनों में से कोई एक कंडीशन भी आ जाती है तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन क्या हो जाती है,
डबल, और अगर अमाउंट ऑफ प्रोटीन डबल हो जाती है तो इसका मतलब है आपको क्या, कैंसर की प्रोटीन ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। ये है असल में वो बात, यानी वो जो प्रोटीन है वो ठीक है स्ट्रक्चरली भी फंक्शनली भी, लेकिन वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कहीं ज्यादा बनना शुरू हो गई। जी बेटा। सर प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्यों चेंज होगा, मतलब उसके जीन में कोई मसला होगा? हाँ वो तो रिसेसिव हो जाएगा ना, जीन में म्यूटेशन आएगी तो। इसको अगर से किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा था कि एक तो है एनहेंसर्स, फिर उसके बाद बड़ा लंबा सारा गैप आता है, फिर आते हैं प्रोक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स, पीसीई प्रोक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट, फिर आता है प्रोमोटर, ठीक है वो भी आ गया। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑपरेटर, वो भी आ गए। उसके बाद कौन सा रीजन आता है, असल कोडिंग रीजन उसके बाद आता है, ये कोडिंग रीजन है, ठीक है। अब अगर गड़बड़ कोडिंग रीजन में नहीं है बल्कि प्रोक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट या एनहेंसर्स में है, तो इसका क्या मतलब है, प्रोटीन ठीक बन रही है लेकिन उसका रेट डिमांडेड अमाउंट से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब है जो कंट्रोल रेट आपको चाहिए था, जिससे आपने सेल डिवीजन को कंट्रोल करना था, वो बाईपास हो गया, और उसके बाईपास हो जाने की वजह से आपको जो है वो प्रोटीन जिस अमाउंट में चाहिए थी उस अमाउंट में नहीं मिल रही। जी बेटा। तो उनको जीन्स का काम ही यही है कि मतलब प्रोटीन बनाना बस। हाँ वो फैक्टर्स बनाना जिन्होंने असल में रिसेप्टर्स बनाने हैं ना। देखिए याद रखिए मेरी बात, अब मैं कोशिश करता हूँ अगर वो चैप्टर या वो चीज मिल जाती है तो मैं उसमें से आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। सेल साइकिल और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंटरफेस, माइटोटिक फेज ऑल्टरनेट विद इंटरफेस, मॉलिक्यूलर कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर जो है वो कहीं पर वो बात मौजूद है। अगर मुझे डायग्राम मिलती है तो मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, और लग रहा है इसी बुक में हो क्योंकि वो फिर मुझे लग रहा है कि वो रेवन जॉनसन में है। इनमें से कई बातें मुझे भी भूली हुई हैं, पीडीजीएफ वगैरह जो है ना, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। अच्छा ये तो एग्जांपल है, एक मिनट जरा रुकिएगा, ये बुक लोड हो जाए, मेरे ख्याल अगले पेज पे वो डायग्राम आ रही है, डायग्राम बड़ी हैवी है असल में ना। रास जीन जो है ना उसके फंक्शन को आप लोग एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। रास जीन असल में वो जीन है जो कि ऐसी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर रहा है जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स है, यानी कि सिग्नल जो है उसके अंदर कोई गड़बड़ आ जाती है, उसके अंदर कोई गड़बड़ आ जाना, उसको आप जो है वो रास जीन की गड़बड़ कहते हैं, रास जीन का प्रॉब्लम कहते हैं। इस बुक में नहीं है डायग्राम, लेकिन अब आप अगर वो जो दरमियान का रास्ता है, फॉर एग्जांपल आपने एक मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, आपने वो मैसेज पहुंचाना है 10 बंदों के जरिए, उसमें से एक बंदा दरमियान में उस मैसेज की वर्डिंग चेंज कर देता है, क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब ये होगा कि आप जो बात पहुंचाना चाह रहे थे वो बात आपकी मर्जी के बगैर चेंज कर दी गई। बिल्कुल ऐसे ही वो जो सिग्नल आया था सेल की सरफेस के ऊपर, गौर कीजिएगा इधर, सेल की सरफेस के ऊपर सिग्नल आया था, ठीक है, ये सेल की सरफेस के ऊपर सिग्नल आया और उसके बाद यहाँ से कुछ प्रोटीन्स बन रही थी। ये प्रोटीन्स जो हैं ये एक खास अमाउंट में न्यूक्लियस तक जा रही हैं और जाकर न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर रही हैं। अब इनमें से कोई एक प्रोटीन जो है वो अनवांटेड अमाउंट में बहुत ज्यादा बन जाती है, अनवांटेड अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाती है। ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में जो अनवांटेड अमाउंट है उस सूरत में ये होगा कि जो जो ग्रोथ है वो यकदम हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी, और ग्रोथ एनहेंस होने की वजह से वो जो एक आपने सेटअप किया हुआ था कि किस टाइम पे सेल को ग्रो करवाना है, सेल डिवीजन करवानी है, वो अनकंट्रोल हो जाएगी। जरा एक दफा मुझे जो है वो एक और डायग्राम एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर मैं आपको मजीद बताता हूँ। एक और डायग्राम यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए, ये देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है जी ग्रोथ फैक्टर आया, ये ग्रोथ फैक्टर आ रहा है फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड से,
ठीक है, ये ग्रोथ फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आके इसने इस रिसेप्टर पर अटैच किया, यहाँ आया कन्फॉर्मेशनल चेंज, इस कन्फॉर्मेशनल चेन ने इस रास प्रोटीन को क्या किया, फॉस्फोराइलेट कर दिया। ये रास प्रोटीन सिग्नल कर रही है अगले फैक्टर्स को, रास प्रोटीन अगले फैक्टर्स को सिग्नल करते करते यहाँ से क्या स्टार्ट करवा रही है, सेल साइकिल को स्टार्ट करवा रही है और आपका सेल डिवाइड हो रहा है। दूसरे केस में देखिए सिग्नल मौजूद नहीं है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिग्नल आया था वो सिग्नल मौजूद नहीं है, लेकिन रास प्रोटीन ने म्यूटेट होके अपनी ही बुनियाद पे क्या स्टार्ट कर दिया है, सेल डिवीजन स्टार्ट कर दिया। अब सेल डिवीजन का स्टार्ट होने का मतलब ये है कि दिस इज विदाउट कमांड, और अब जो है वो ये देखिए ये क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा गौर कीजिए इसके ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ ओवर एक्सप्रेशन। जो रास प्रोटीन वगैरह है इनकी ओवर एक्सप्रेशन भी हो सकती है, और वो क्या है कि प्रोटीन एक्सप्रेस ऑल द टाइम, मुस्तकिल एक्सप्रेस हुए चली जा रही है, यही मैं जो है वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो प्रोटीन एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अब वो आपके कंट्रोल से बाहर है। अब बेशक वो प्रोटीन जो है वो सिग्नल रिसीव करे या ना करे, वो जो है वो क्या कर रही है, वो कैंसर कॉज करेगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक और बात, इन्होंने एक केस और लिखा हुआ है, वो क्या है, हाइपर एक्टिव रास प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है, ये ऑन्कोजीन की प्रोटीन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जीन जो है वो जब ऑन्कोजीन बनेगा, प्रोटो ऑन्को से ऑन्को बनेगा, तो वो बहरहाल किसी न किसी लिहाज से अपनी प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज कर लेगा कि वो प्रोटीन बाकी बॉडी के काबू में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ये कह रहे थे कि सिर्फ ओवर एक्सप्रेशन है, ओवर एक्सप्रेशन भी है, यानी प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में भी बन रही है, ये बात गलत नहीं थी, लेकिन उसके साथ एक चीज और जो हमें पता लग रही है वो ये है कि वो जो ऑन्कोजीन है वो अपने स्ट्रक्चर में इस तरह का चेंज लाएगा कि उसको किसी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपनी मर्जी से रास जो प्रोटीन है वो कैंसर कॉजिंग करता रहेगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है प्रोटीन में। ठीक है, ये सिर्फ किस वजह से है, क्योंकि वो जीन जो पहले प्रोटो ऑन्को था अब वो क्या बन गया है, वो ऑन्को बन गया है, सिर्फ इस वजह से, वरना बाकी स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा और उसके बाद फिर कैंसर जो है वो कॉज हो जाएगा। जी बेटा। सर ये जो रास जीन्स वगैरह हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है? ये नहीं, न्यूक्लियस में बेटा, प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में आनी है ना। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गई बस। जी बेटा, और कोई सवाल? तो बुनियादी तौर पे अब हम यहाँ पर बात को समअप करेंगे कि कैंसर कॉज करने के लिए एक तो ये कि आपको ट्यूमर सप्रेसर जीन को म्यूटेट करना है। ट्यूमर सप्रेसर जीन को इस तरह म्यूटेट करना है कि उनकी प्रोटीन किसी भी तरह डीएनए स्कैनिंग ना करवा सके, या ये है कि ग्रोथ फैक्टर्स को ऑफ ना कर सके। वो ग्रोथ फैक्टर्स जो कि रास प्रोटीन बना रही है उनको इनहिबिट करना भी p53 का काम है, टी ट्यूमर सप्रेसर का काम है, तो वो प्रोटीन न बना सके। ठीक है, दूसरे नंबर पे, नंबर 2, रास प्रोटीन जो है उसको एक्टिवेट किया जा रहा था बाहर के फैक्टर्स की वजह से। बाहर के फैक्टर आए बगैर रास प्रोटीन के जीन अगर म्यूटेट हो जाते हैं तो वो अपने आप को सेल्फ एक्टिवेशन के जरिए वो ट्यूमर को कॉज कर सकते हैं। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब भी होता है जब आपका जो रास जीन है वो ओवर एक्सप्रेस हो जाए, और ऐसा तब भी होता है कि वो रास जीन क्या हो जाए, वो प्रोटो ऑन्को से ऑन्को बन जाए और अपनी प्रोटीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर ले, जिसकी वजह से फिर वो कैंसर हो सकता है। यहाँ पर जो है वो एक और चीज है उसको भी पढ़ लेते हैं। आप लोगों को कोई सवाल है तो बताइए। ट्यूमर सप्रेसर आ गए। ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्को, ये उन्होंने 3 केसेस बताए हैं। हाउ माइट अ प्रोटो ऑन्कोजीन बिकम एन ऑन्कोजीन? In general, an oncogene arises from a genetic change that leads to an increase either in the amount of proto-oncogene protein product or in the intrinsic activity of each protein molecule. दोनों तरह से चेंज आ सकता है, और कर रहे हैं आप लोग।
एक वो कह रहा है कि अमाउंट में भी चेंज आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, अब इस इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब ये है, ये वाला इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो सेल में रहते हुए अपनी एक्टिविटी किसी वजह से चेंज कर बैठे। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो साइटोप्लाज्म में रहते हुए अपनी एक्टिविटी को चेंज कर बैठे। इंट्रिंसिक का मतलब है सेल के अंदर जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाए। तो दो लिहाज से वो कह रहा है, और वो दोनों बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाए। नंबर 2, वो अपने अंदर जो साइटोप्लाज्म में एक्टिविटी कर रहा है उस प्रोटीन की उस एक्टिविटी में चेंज आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगली बात यहां पर देखते हैं। The genetic changes that convert proto-oncogenes to oncogenes fall into 3 main categories। ठीक है, और प्रोटो-ऑन्कोजीन को ऑन्को में कन्वर्ट करने की 3 मेन कैटेगरीज हमने बता दी। कंट्रोल एलिमेंट में चेंज आ रहा है। अच्छा, इस कंट्रोल एलिमेंट वाले पॉइंट को जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से हम अपना लेक्चर खत्म कर देंगे और हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक चीज जो है वो मैं आपको खुद पढ़ने के लिए दूंगा, वो आपको सिर्फ रीड करना है। ठीक है, ये गौर कीजिएगा इसके ऊपर। ये जो है इसमें जो कंट्रोल एलिमेंट में गड़बड़ आ रही है ना, उस पर गौर कीजिए। वो कह रहा है कि एक ऐसा चेंज आ जाए कंट्रोल एलिमेंट में कि ये कंट्रोल एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 3 कंट्रोल एलिमेंट्स यहां पर हों। एक हो जाए ब्लैक नॉर्मल कंट्रोल एलिमेंट, एक हो जाए ऑरेंज नॉर्मल कंट्रोल एलिमेंट, और एक हो जाए ब्लू नॉर्मल कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, किसी वजह से ये कंट्रोल एलिमेंट इस तरह चेंज हो कि ये बजाय नॉर्मल कंट्रोल एलिमेंट के क्या होना शुरू हो जाए, बजाय नॉर्मल कंट्रोल एलिमेंट के ये कंट्रोल एलिमेंट ही चेंज हो जाए। आप लोगों को याद है हमने क्या पढ़ा था? कुछ याद है कंट्रोल एलिमेंट्स के चेंज होने से क्या होता था? किस प्रोटीन की मिसाल से हमने पढ़ा था कि कंट्रोल एलिमेंट रिप्लेस होने से प्रोटीन चेंज हो जाती है? प्रोटीन का नाम याद है? बेटा, एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी और एक क्रिस्टैलिन प्रोटीन थी। ये 2 प्रोटीन थे जिनके बारे में हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि अगर कंट्रोल एलिमेंट चेंज कर जाए तो प्रोटीन का बनना डिफरेंट हो सकता है या स्प्लाइसिंग डिफरेंट हो सकती है, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो सकती है। गौर कीजिएगा यहां पर वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि अगर कंट्रोल एलिमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर एक ये और एक ये तीनों मिलके काम करेंगे तो ये बजाय ये वाली 3 प्रोटीन्स बनाने के ये बनाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो जो एक कंट्रोल एलिमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, उसके चेंज से प्रोटीन भी थोड़ी सी चेंज हुई है। यानी ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग से जो ओरिजिनल प्रोटीन बन रही थी उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, और वो थोड़ा सा चेंज उस प्रोटो ऑन्को प्रोटीन को क्या बना रहा है? ऑन्को प्रोटीन बना रहा है। तो कंट्रोल एलिमेंट वाले पॉइंट पे अगर आप गौर करते हैं तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि सिर्फ एक कंट्रोल एलिमेंट चेंज हो जाने से ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग भी चेंज हो सकती है और जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। जी बेटा।